morning to all of you. ये जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है सबको दिखाई दे रहा है? ये आपका पहले का शायद पढ़ा हुआ भी है। कोलिजन्स या हिंदी में संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघट्ट। वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की बात हम लोग को करनी है। तो पहले हमने अंडरलाइन किया है कि आज हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात करेंगे। ये जो मैटर वर्ल्ड है इसमें इंटरेक्शंस हैं, मोशंस हैं और इंटरेक्शंस की वजह से कोलिजन्स भी होते हैं। कोलिजन्स दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ और इनइलास्टिक को कहते हैं अप्रत्यास्थ। इनइलास्टिक क्या क्या आप पहले से जानते हैं? इलास्टिक कोलिजन्स में मोमेंटम, मैं मोमेंटम लिख रहा हूं, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे, प्लस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, दोनों ही कंजर्व होते हैं। इसमें ओनली momentum is conserved, momentum is conserved। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। होता क्या है कि जब ये आपस में या तो आमने सामने, इसको टकराना भी कह सकते हो, टकरा जाते हैं, या हो सकता है कि कभी कभी एक बॉडी जा रही है, स्लो जा रही है और उसी लाइन में एक फास्ट स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से कोई दूसरी बॉडी आ रही है, स्पीड ज़्यादा है इसकी और ये इसने अपने आप की स्पीड को फास्ट नहीं किया, तो क्या होता है कि ये भी आपस में कोलाइड कर जाते हैं, होता है इनके बीच में कोलिजन्स। इसमें आप जो पढ़ते रहे हैं, बिफोर कोलिजन की स्थितियां देखते हैं आप, बिफोर कोलिजन और आफ्टर। मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम चेंज जरूर हो जाते हैं इंडिविजुअली, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर हम दो बॉडीज लेते हैं, एक बॉडी का मास m1 है और दूसरे का m2 है और उनकी जो बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज हैं u1 है और u2, सॉरी ये 1 वाला था, ये 2 वाला था। m1 मास था बॉडी 1 का, वेलोसिटी उसकी u1 थी, बॉडी 2 का मास m2 था, वेलोसिटी उसकी u2। तो जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इंडिविजुअल बॉडीज के बिफोर कोलिजन में m1 u1 मोमेंटम बॉडी 1 का था, बॉडी 2 का m2 u2 था, दोनों का मिला के जो मोमेंटम बना या टोटल मोमेंटम बना वो m1 u1 प्लस m2 u2 बना। निश्चित है कि उसके बाद मोमेंटम चेंज होते हैं, बॉडी के मासेस हम चेंज कर नहीं सकते क्लासिकल मैकेनिक्स लेवल पे, तो मासेस वही रहेंगे, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और आफ्टर कोलिजन हमने कंसीडर किया कि वेलोसिटी बॉडी 1 की v1 हो जाती है और बॉडी 2 की v2 हो जाती है। ये m2 v2 मोमेंटम हुआ बॉडी 2 का, तो टोटल मोमेंटम ये हुआ।
अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं, कंसीडर करते हैं, जो कि इलास्टिक कोलिजन की ये कंडीशन ही है कि मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हुआ और आफ्टर कोलिजन हुआ m1v1 प्लस m2v2। ये मतलब ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये जो हुआ चाहे आमने सामने हुआ हो या बड़ी पहले बिफोर कोलिजन बॉडी 1 थी, ये बॉडी 2 थी, एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये कांटेक्ट में या लगभग कांटेक्ट में आए थे, जरूरी नहीं कि कांटेक्ट में इसमें भी आए, है ना। तो ये एट कोलिजन कह सकते हो, ये फिगर बना सकते हो। और आफ्टर कोलिजन ये स्थिति होगी इसमें, ये m1 मास, ये m2 मास है, ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी हो जाएगी इस सिचुएशन में जब आमने सामने कोलिजन होगा। तब इस वाले केस में क्या होगा, ये इसमें तो आप देख सकते हो कि एक बॉडी थी, दूसरी बॉडी थी, कोलिजन टाइम पे कोलिजन हुआ। आपने देखा होगा कि जो धीमे जा रही थी वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है और जो तेज जा रही थी वो स्लो हो जाती है। ऐसा आपने घटनाक्रम देखे होंगे। कोलिजन्स को पढ़ने के लिए कम से कम आपको दो बॉडीज को तो कंसीडर करना ही होता है, तो हमने उसी हिसाब से दो बॉडीज को कंसीडर किया, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। वेलोसिटी भी कंसीडर करनी होगी। बिफोर कोलिजन हमने u1 और u2 वेलोसिटीज दोनों बॉडीज की कंसीडर कर ली हैं। चूंकि कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं, यानी कि मोमेंटम चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब वेलोसिटीज चेंज हो गई तो उनके मोमेंटम भी m1 u1 और m2 v2 हो गए। टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। जैसा कि हम लोग ने पहले से पढ़ रखा है कि इलास्टिक कोलिजन्स में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो पहली इक्वेशन बन गई m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। ये वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, ये ध्यान रखें। यही चीज़ हम लोग को टू डायमेंशनल मोशन में कंसीडर करनी होगी। जब सेम डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन लॉ हमको फॉलो करना होता है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के अलावा कुछ नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज हो और सेम डायरेक्शन में हो तो जानते हैं आप। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो उसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरी बात और हमें अप्लाई करनी है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें लागू होता है या फॉलो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, m1 मास है, u1 वेलोसिटी है, तो बॉडी 1 की एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। बॉडी 2 की कितनी थी, हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी हुई, ये मिला के हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी हुई, सॉरी एनर्जी हुई, क्योंकि m1 मास है बॉडी 1 का, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, v1 हो गई, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। ये इक्वेशन 1 आप मान सकते हो, ये इक्वेशन 2 मान सकते हो, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। चूंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, सॉल्व करने में क्या करोगे, ये आप हाफ हाफ कॉमन निकल के कट जाएंगे। आप m1 वालों को इकट्ठा कर सकते हो, यही चीज ऊपर कर सकते हो, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस आते हैं, मैं इसको पहले बता दूं, उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ये इलास्टिक कोलिजन्स की बात हुई। मोस्टली जो इलास्टिक कोलिजन्स हैं वो कंसीडर एटॉमिक लेवल पे ज़्यादा किया जाता है, एटॉमिक लेवल पे ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एटॉमिक फिजिक्स में ज़्यादा किया जाता है।
ठीक है। या गैस एयर मॉलिक्यूल हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो, प्रेशर डेरिवेशन का फार्मूला वगैरह पढ़ते होगे, उसमें इलास्टिक कोलिजन्स मानते हैं कि उनकी दीवारों से टकराते हैं मॉलिक्यूल्स, तो जो चेंज इन मोमेंटम है उससे अप्लाई होता है फोर्स, उसी से फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर का एक तरीके से एक्सप्रेशन सामने आता है। तो ये कोलिजन सिर्फ ये नहीं है कि दो हमने बॉल ले ली, टकरा दिया, बस यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया। ये घटनाक्रम जो भी हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, उसको हमें अप्लाई ज़्यादातर जगहों पे करना होता है, ठीक है। चाहे एटॉमिक लेवल पे हो, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो, चाहे आप ग्रॉस लेवल पे। हालांकि जो ग्रॉस बॉडीज होती हैं उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं। इनइलास्टिक में जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अगर उसकी एनर्जी की इक्वेशन बनाते हम तो क्या करते हैं, इसमें ये पहली वाली इक्वेशन तो रहेगी, दूसरी वाली इक्वेशन में हाफ m1 v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सम एनर्जी। यानी इन दोनों के पास तो एनर्जी कम बची, कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा निकल गई। आप जानते होंगे हीट के रूप में, गर्म होने में, साउंड के रूप में खर्च हो सकती है। यानी कि ये जो अगर हम ना लिखें तो आपको ये लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन, यानी एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर बॉडी के पास जो बची है, वैसे तो बराबर होती है, एनर्जी कंजर्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एग्जिस्ट इन द नेचर। समझ में आ रही बात? हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन के वैसे जो बेटर एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वो ये है कि जब दो बॉडी कोलाइडिंग होती हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं, दोनों मिलके स्टिक टूगेदर कहें या कोअलेज इनटू वन। यानी होता क्या है उसमें इनइलास्टिक कोलिजन में कि हम इधर तो m1 u1 प्लस m2 u2 लिखते हैं, दूसरी तरफ जाके क्या होता है कि जब वो जो कोलाइड करने वाली जो दो बॉडीज होती हैं वो आपस में मिलके एक बॉडी बना लेती हैं। जैसे किसी ब्लॉक में जाके हमारी बंदूक से गोली निकली और उसमें धंस गई, तो दोनों मिला के जो ब्लॉक में मतलब गोली भी चली गई तो उसका मास हो गया m1 प्लस m2। अब जब एक बॉडी हो गई तो एक कॉमन वेलोसिटी से v बची है ना। अगर हम एनर्जी का कंजर्वेशन की बात करेंगे तो एनर्जी का कंजर्वेशन होगा ही नहीं, तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, ये कैलकुलेट किया जाता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनती हैं कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ। आप एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखिए कि जब भी दो कोलाइडिंग बॉडी आपस में मिलके आफ्टर कोलिजन चेंज इनटू वन बॉडी, दे स्टिक टू ईच अदर और दे कोएलेज इनटू वन बॉडी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इनइलास्टिक या अप्रत्यास्थ संघट्टिका, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पहले की एनर्जी तो आप हाफ m1 u1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन बाद वाली जो एनर्जी लिखोगे हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, और v आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? v इक्वल टू जो कॉमन वेलोसिटी हो गई आफ्टर कोलिजन वो m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो जब आप इसको रखते हो फिर इसमें से माइनस करते हो तो वो लॉस ऑफ एनर्जी निकलती है। यानी कि सॉल्यूशंस हम करके नहीं दिखाएंगे, हम इनके जो फाइनल
कंक्लूजन्स आएंगे उनको आपके सामने रखेंगे। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ये वाला जो हम पहले वाला करने जा रहे थे उसको हम खुद नहीं करेंगे और ना आपसे कहेंगे कि आप करें। आप करना चाहते हैं तो रफ में कर लीजिए, एफियर में करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो दो इक्वेशन आते हैं जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, इनको आप रख लीजिएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो निकलता है मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, बहुत आसान है इनको सॉल्व करना। v1 इक्वल टू, कहाँ गया, निकाला है, सॉल्व किया कि नहीं होगा। v1 इक्वल टू, इसको मैं ब्लॉक में लिखूंगा। इसको आपको यूज करना है जितनी भी इलास्टिक कोलिजन्स की, जिनको हेड ऑन कोलिजन भी आप कहते हो, ये इक्वेशंस हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगी। जो दो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। रखना बहुत आसान है। देखिए हमारे पास पहले से क्या है, जो भी था हमारे पास पहले से दो मासेस थे और दोनों मासेस की वेलोसिटीज थी। जो बाद में आया वो हम जानना चाहते हैं। तो जब कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो v1 क्या होगा, रखने के लिए मैं समझा रहा हूं। दोनों मासेस के सम नीचे डिनोमिनेटर में रख लीजिए, दो टर्म आएंगे, बीच में प्लस लगा होगा। पहले वाले टर्म में दोनों मास का डिफरेंस रख सकते हो और यहां पे ट्वाइस ऑफ m1 करोगे, ठीक है। u1 और u2 के टर्म्स में, चूंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, देखिए इनका जो डिवाइड होके जो यूनिट बचती है, यूनिट लेस हो जाता है। इसके बाद ये भी मास का ही रेशियो है तो ये वेलोसिटी का ही यूनिट निकलेगा। तो u1 और u2 ध्यान रखिए कि हमें v1 अगर लिखना है तो किसके टर्म्स में लिखना है, u1 और u2 के टर्म्स में, प्लस लगा हुआ है। यहाँ डिनोमिनेटर में आप m1 प्लस m2 रख लीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 लिखना ही लिखना है। यहाँ पे m1 माइनस m2 है और यहाँ 2m1। इस तरीके से आप इसको रख भी सकते हो। जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी गिवन है तो हमने जैसा कि बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गिवन हम जैसे ही कॉपी करते हैं तो आपको दोनों बॉडीज के मास गिवन होंगे, उनकी वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन गिवन होंगी। तो कहें बॉडी 1 की वेलोसिटी बताइए, फट से आपने एक प्रोग्राम की तरह रफ में ये फॉर्मूला लिखा और निकल आए। दूसरा फॉर्मूला, ये तो हमने 1 कहा, दूसरा फॉर्मूला v2 वाला है, इसको भी हम रख सकते हैं बिल्कुल इसी वे में। जो v2 आता है ये a कह देते हैं और b वाला आएगा, सॉरी कहाँ पे, सॉरी 2m2 है, ठीक है। यानी इसकी जगह पे m2 है, u2 के साथ m2। दूसरा जो है फॉर्मूला v2 है, वो है, देखिए अब इंटरचेंज हो रहा है। ये जो चीज लिखी हुई थी वो यहाँ पे आ गई, m1 u1 विद 2m1 u1 और नीचे तो आपका वही m1 प्लस m2 चलेगा दोनों से, ठीक है, प्लस यहाँ m1 प्लस m2 और यहाँ m1 माइनस m2 माइनस m2। ये रटना आसान है या नहीं? बस ये हमसे मिस्टेक हुई है, देखने में थोड़ा सा, बोलने में कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। इस तरीके से आप, ये गलती जो हुई है ये आपके लिए फायदेमंद होगी, आपसे गलती नहीं होगी। देखिए जहां
1 होना चाहिए, वहां 1 है, लेकिन जबरदस्ती यहाँ घुस गया के 2, यहाँ प्लस के रूप में, यहाँ माइनस के रूप में। यहाँ अकेले एक छत्रराज है M2 का, नीचे दोनों हैं, लेकिन डबल है, अकेले संभाल रहा है पूरा मैदान, मतलब ठीक से। यहाँ अकेले M1 V2 में संभाल रहा है, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह 2 इक्वेशंस हैं, इन्हीं से सारी चीजें आपकी इलास्टिक कोलिजन्स में V1 V2 निकल सकते हैं। अब इसके केसेस हैं, कहाँ पे M2 माइनस M1 है, फिर कोई गलती होगी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, इस बहाने आप और जो चीज गलती हो सकती है उसको भी दूर कर रहे हैं। तो M1 माइनस M2, बस ये अंतर कर लीजिए कि एक और भेद है दोनों इक्वेशन में, कि पहली वाले में M1 माइनस M2 होता है, दूसरे वाले में M2 माइनस M1 होता है। ठीक है, अकेले मोर्चा संभालना है एक स्टेप में, है ना। यहाँ 2M2 U2 को, यहाँ 2M1 U1 को, लेकिन ये बाद में आएगा U2 M2 वाला, और ये पहले लिखा जाएगा। यहाँ डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस में M1 माइनस M2 के बजाय दूसरे वाले में M2 माइनस M1 हो गया। रटोगे इस तरीके से, और कोई चारा नहीं है। जैसे भी और भी कोई ट्रिक निकल रही हो तो निकाल लेना, अपनी खुद की ट्रिक, है ना। जैसे आपको स्वीकार हो, जैसे मेमोरी पसंद करे, उस ढंग से आपको मेमोरी में बिठाना है, दैट इज इनफ। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस ये कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा, मैं और बातें करता हूँ कि केसेस थोड़े से डिस्कस करता हूँ, और फिर बुक के हिसाब से हम, चूंकि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिना सेल्फ स्टडी, कितना भी अच्छा टीचर हो, जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद बुक से नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे, और आगे नहीं जा पाओगे। ये सिंपल सी बात है। Everyone is needed to study with himself, जब तक उसकी तस्वीर ठीक से नहीं बनती है। अब देखिए, इसमें केस 1 जैसे ले रहे हैं। केस 1 में ये कह रहे हैं कि M1 इक्वल टू M2 अगर M हो, दोनों समान मास हो, तो अब जैसे V1 की बात है, तो M1 माइनस M2 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ बचेंगे नहीं पहले टर्म में। तो क्या बचेगा, V1 हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, रुक जाइए, इनटू U1 हुआ। जब ये, सॉरी, दूसरा वाला टर्म, ये तो बचेगा ही नहीं, मैं लिख दूंगा। V1 इक्वल टू, अब जब बराबर हो गए तो M कर दिया, तो ये भी 2M, ये भी 2M, 1 हो गया, तो V1 इक्वल टू U2। इसी तरीके से V2 इक्वल टू, सिंपल सी बात है। तो ये तुमने कभी क्वेश्चंस करे होंगे कि एक समान मास की दो बॉडी है, इसका 3 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, आमने सामने से टकराती हैं। कोलिजन के बाद जब सॉल्व करते थे तब निकलता था। ये केस से आपको रट जाना चाहिए कि इंटरचेंज हो जाएगा। ये अगर -5 लिख रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी 3 मीटर, यानी एक्सचेंज हो जाएंगे। अब V2 जैसे निकाला तो U1 हो गया, जो भी रहा जिस साइन के साथ रहा आपस में एक्सचेंज कर देते हैं वेलोसिटी। यानी बॉडी 1 की वेलोसिटी बॉडी 2 की हो जाती है, 2 की वेलोसिटी 1 की हो जाती है। एक और केस है नेक्स्ट, अगर हम ये कहें केस 2, इसको मिटा दूं, केस 2, इसमें ये कह रहे हैं इफ U2 इक्वल टू 0। ज्यादातर ऐसा होता है कि रुकी हुई गाड़ी में
टकराती है एक मूव करती हुई गाड़ी या कोई बॉडी। तो V2 इक्वल टू क्या होगा और V1 क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? V1 कितना निकलेगा, V2 कितना होगा? U2 बराबर 0 का मतलब ये चला गया, तो सिर्फ यही बचा, और जो ये वाला V2 वाले में ये चला जाएगा और ये बचेगा। सिंपल सा, दोबारा क्या लिखे? अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में भी, मतलब U2 तो 0 है ही, लेकिन साथ साथ M1 इक्वल टू M2 भी हो, तब क्या होगा? U2 तो 0 कर दिया, तो V1 क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा? जो भी होगा ये इस तरीके से आप करिए। कुछ एक केस और इन्होंने डिस्कस किया है कि M2 इक्वल टू M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। आप खुद पढ़ेंगे, करेंगे कि नहीं? बुक है सबके पास है? तो इन्होंने ये बताया कि V1 इक्वल टू हो जाएगा -U1 और V2 इक्वल टू M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, उदाहरण के लिए एक हम हाथी ले लेते हैं और दूसरा हल्का कौन हो सकता है? कुत्ता ले लेते हैं, ठीक है? कुत्ता हाथी से, ये कुत्ता हो गया, ये हाथी हो गया। अब हाथी से टकराता है जाके कुत्ता, है ना? तो क्या होगा? जैसे दिया था वैसे ही वापस, लेकिन हाथी पे कोई असर नहीं पड़ा, हाथी जैसा था वैसे ही। तो ये कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपने, ठीक है? तो उसी टाइप का ये एग्जाम्पल हो गया, जब M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो उस समय V1 इक्वल टू जो U गया था, U किसको मान रहे हो? कुत्ते को, और वही उल्टे पाँव लौटाया, कुछ कर नहीं पाया उसका, ठीक है? ऐसे ही दूसरे केसेस हैं, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, तो V1 इक्वल टू U1 है, चूंकि सीधे निकल गया, और V2 इक्वल टू 2U1। इन केसेस को आप कर सकते हो। अब कुछ बुक के हिसाब से जो आपको कोलिजन्स को और अच्छे से इमेजिन करना है, कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है, मैंने देखा सब्जेक्ट वाइज, उसको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। मैं बुक की रीडिंग इसलिए करता हूँ ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी टाइम पे कोई दिक्कत महसूस ना करें कि सर ने ये बातें बताई नहीं थी, ऊपर ऊपर की बातें बता के चले गए। तो बाय कोलिजन नॉर्मली वी मीन द स्ट्राइकिंग ऑफ टू बॉडीज और पार्टिकल्स। स्ट्राइक करते हैं दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज। व्हेन टू पार्टिकल्स अप्रोच ईच अदर, अप्रोच करना होता है, पास में आना, अप्रोच ईच अदर, देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन चेंजेस द मोशन। उनके आपस के इंटरेक्शन से उनकी मोशन में परिवर्तन होता है। ये हिंदी में हम समझा रहे हैं, जो हिंदी भाषी नहीं है जानबूझ के। चेंजेस द मोशन कंटिन्यूअसली, लगातार मोशन बदल जाती है। इन कॉन्सिक्वेंस टू इट देयर मोमेंटा आर चेंज्ड। माने सब कुछ बदलने का मतलब उसका संवेग या मोमेंटम चेंज हो गया। सच प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। अब कोलिजन को आप अच्छे से स्टैंडर्ड भाषा में और समझ लीजिए कि सामान्य तौर पे हम यही मानते हैं कि दो बॉडी आपस में एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं या दो पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं, जब वो अप्रोच करते हैं, अपने इंटरेक्शन की वजह से उनके मोशन चेंज होते हैं, दैट मीन्स उनके मोमेंटा चेंज होते हैं, और इसी प्रोसेस को कोलिजन या संघट्य कहा जाता है। From the physics point of view, a collision must not necessarily be a physical contact। जरूरी नहीं है कि भौतिक रूप से वो आपस में संपर्क में ही आए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अप्रोचिंग एन एटम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड देयरफॉर कोलिजन टेक्स प्लेस। माने हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं, वही एटम्स है अपना जा रहे आपस में फोर्सेस की वजह से, जो ये आपस में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ हैं, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फोर्स लगा तो इधर उधर दाएं बाएं उनको होना पड़ा। दाएं बाएं का मतलब उसकी मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि हम मोमेंटम और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मोमेंटम चेंज हो गया, उसकी एनर्जी चेंज हो गई, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल सॉरी ये हो गया। लेट अस कंसीडर, ये तो साधारण सी बात पे आ गए। फिर इन्होंने बिफोर और आफ्टर की बात करी है, इसको अपने आप ही पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट और है जो बताना छूट गया हमसे, वो ये है, ये प्रूविंग में कभी कभी पूछा जाता था कि ये जो दो इक्वेशंस हमने शुरुआत में लिखी थी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इनको सॉल्व सिंपल वे में करने पे कहाँ गई थी इक्वेशन? ये दोबारा लिखूँ क्या? दोबारा लिख के बता देता हूँ। बहुत हड़बड़ी में पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, कि हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है कि हमने कोर्स खत्म कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो इसमें ये हमने इक्वेशन लिखी थी m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? आप इधर लाएंगे m1u1 माइनस m1v1 हो जाएगा, इधर m2v2 होगा माइनस m2u2 होगा। अब अगर इसमें m1 बाहर निकालोगे तो u1 माइनस v1 बचेगा, और यहाँ पे m2 बाहर निकालोगे, अगर माइनस निकालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे हम इसी फैशन में लिख सकते हैं u2 माइनस v2, जो उल्टा हो गया था। इसी तरीके से जो दूसरी वाली एनर्जी वाली इक्वेशन थी, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसमें हाफ कॉमन निकल के कट जाएंगे और इनको सेम मासेस वाले को यहाँ भी इकट्ठा करेंगे, तो m1 यहाँ पे आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हम 3 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब इसको डिवाइड करें, मतलब 4 को 3 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे क्या आएगा m1 u1 माइनस v1 माइनस m2 u2 माइनस v2 माइनस साइन के साथ। अब ये m1 कैंसिल, m2 कैंसिल, मास का काम ही खत्म हो गया। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b जो आएगा उससे डिनोमिनेटर कट जाएगा, यही आप राइट साइड में देखेंगे। तो क्या निकल के आएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। अब इसको आप इधर ले आइए तो u1 माइनस u2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस साइन के साथ v1 माइनस v2। ये जो u1 माइनस u2 है, इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा जाता है। याद कर लीजिए फिजिक्स की लैंग्वेज में कि जब दो कोलाइड करने वाली बॉडी कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो एक दूसरे को अप्रोच करना ही कहते हैं, तो जो डिफरेंस को कहते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं हाथ से लिखे दे रहा हूँ, u1 माइनस u2 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। भाई अप्रोच में जब आएगा तभी तो ये सब मामला होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको जो v1 माइनस v2 है, इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, या और शब्द जो है दूसरा भी यूज होता है रिसेशन। वेलोसिटी ऑफ, जो आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज के वेलोसिटी में डिफरेंस होता है, ये वेलोसिटी ऑफ रिसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसेशन। ठीक है,
या इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। आपके बुक में सेपरेशन वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कि दो पहलवान आए, लड़े और फिर छूट गए। छूटने को सेपरेट होना, छूटने के बाद जो डिफरेंस है वो सेपरेशन हो गया। भैया रेफरी ने अलग कर दिया उसको। ये कहते हैं जब वो आपस में उलझते हैं ना, तो मुक्केबाज भी उलझते हैं ना, तो उनको अलग कर देते हैं, नए सिरे से आप लड़िए। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, लेकिन माइनस नहीं लगा, ध्यान रखें। इसका मतलब है कि पहले जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जो डायरेक्शन बनती थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन बनेगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसमें देखिए वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, Thus in an elastic collision between two particles in one dimension, ये वन डायमेंशन का ही केस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम सब एक लाइन में चल रहे हैं, किसी और दूसरे y एक्सिस या z एक्सिस के लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। The relative velocity of approach before collision equal to the relative velocity of separation। अब ये रखें, जब u1 ग्रेटर है, कभी कभी ये इस ढंग से इन्होंने बुक में लिखा हुआ माइनस के साथ नहीं लिखा है, इन्होंने u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, लेकिन कुछ बुक्स में इस तरीके से भी इंटरप्रेट करके समझाया गया है, जो मैंने आपको भी समझाया है। ये आपने दोनों देखे, और मैं अब जो पार्टिकल्स इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं, अभी वन डायमेंशन है, अभी 5-7 मिनट बचे हैं, तो उसको भी हम लॉस ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला डिस्कस, डेरिवेशन वैसे भी हमें करना है, तो फॉर्मूला बताते हैं, बेसिक बैकग्राउंड हम आपको बता ही चुके हैं। जो इनइलास्टिक कोलिजन में जब बॉडी आपस में एक दूसरे से स्टिक कर जाती हैं तो ये होता है। लेकिन एक पैराग्राफ मैंने देखा था, इसमें अच्छा लिखा था, वो मैं पढ़ के सुना दूँ, उसके बाद उसकी बात हो या बाद में कर ली जाएगी। जो एग्जाम्पल्स हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के इन्होंने दिए, आप ही के बुक में लिखी हुई भाषा, उतनी भर तो समझा दें आपको। कोलिजन्स बिटवीन ग्रॉस बॉडीज आर ऑलवेज इनइलास्टिक। मैंने शुरुआत में भूमिका बनाई थी और दूसरी डायरेक्शन में हम चले गए थे, उस समय बताना चाहते थे ऑलवेज इनइलास्टिक यानी कोलिजन ऑफ टू स्टोन्स। अगर भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो स्टोन्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक पे आप टिक करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, स्टिक का मतलब होता है ना चिपक जाना, आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक, कंप्लीटली इनइलास्टिक। That is a bullet hitting a target and remains embedded in it. In case of inelastic collision between large particles or gross bodies, kinetic energy is converted in some other forms, and the lost kinetic energy usually appears in the form of heat in the colliding bodies. साउंड भी आती है जब कुछ चीज़ें टकराती हैं, इन्होंने हीट के साथ साथ साउंड लिख सकते थे, आप अपने माइंड में साउंड भी जोड़ सकते थे। अब उसके बाद वो लेटेस्ट कंसीडर की बात करते हैं कि हमने दो बॉडीज ली हैं। मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी